इंतज़ार था फिद्दे मियाँ का। यही निश्चित हुआ था कि रोज़ रात को यही होटल में मुलाकात हुआ करेगी। दरवाजे की घंटी बजी। वो दोनों कल वाले स्थान पर ही बैठे हुए थे। आज घटाएं तो दोपहर से ही उमड़ रही थी, परंतु अभी तक वर्षा नहीं हुई थी। घंटी सुनकर भी बंदूक सिंह पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। हाथ में जाम था और वह चुस्की लगा रहा था। घंटी फिर बजी। जगन ने टोका, लड़के। जी पिताजी। घंटी नहीं सुन रहे हो? बेशक सुन रहा हूँ। दरवाज़ा खोलने का इरादा नहीं है? हुक्म देंगे तो दरवाज़ा भी खोलूँगा। पेशगी ये कह देना आपका फ़र्ज समझता हूँ कि दरवाजे पर चचा दी ग्रेट फिद्दे मियाँ नहीं है। उनकी घंटी बिल्ली की म्याऊं जैसी होती है और घंटी बज इस तरह रही है जैसे कौवा काव काव कर रहा हो। फिर भी दरवाज़ा खोलकर देख ही लो। हुक्म बजा लाऊंगा। ये और फरमा दीजिए कि कोई कौवा हो तो उड़ा देना है या? तुम जानो, तुम्हारा स्वभाव जाने, तुम्हारी समझ जाने। बंदूक सिंह उठा और जैसे ही दरवाज़ा खोला चौंक पड़ा, जैसे बिजली दरवाजे पर ही गिरी हो। सामने मुस्कुराती हुई लतिका खड़ी थी। नमस्ते। वह मुस्कुराई। क्या कहूँ? जो मर्जी हो कहिए। वो आए हमारे कमरे में। श्री जगेश चंद्र जी की रहमत है। कभी हम उन्हें और कभी अपने कमरे को देखते हैं। यानी कमरे को अच्छी तरह देखने के बाद ही कुछ निर्णय करेंगे। यानी ज़रूरी नहीं है कि मुझ जैसी साधारण स्त्री को कमरे के अंदर आने का सौभाग्य प्राप्त हो। शर्मिंदा मत कीजिए। आपके कमरे में आने से तो कमरा माँ कसम जगमगा उठेगा, जैसे चांद कमरे में आ गया हो। स्वागतम, आइए। यूँ जगन सभी बातें सुन रहा था, परंतु बैठा इस प्रकार था मानो किसी के आने जाने से सरोकार ही न हो। बैठिए सर, यह है लतिका जी। हाँ, लगता है कहीं देखा है। सुनकर लतिका चमत्कृत हुई। बंदूक सिंह कह रहा था, सर वह जगेश चंद्र जी। नो डाउट, जगेश इज़ द ग्रेट मैन। आप जगेश चंद्र जी की निजी सेक्रेटरी है श्रीमती लतिका जी। याद कीजिए, कल आपने ही हमें शरबत पिलाया था। ओह हाँ, याद आया। सचमुच लतिका जी नाइस लेडी है। कैसी है आप? जगन ने हाथ बढ़ाया। धन्यवाद। हाथ मिलाते हुए वो बोली। बंदूक? यस सर। मैडम के लिए पैक बनाओ। वह मुस्कुराई। उसका हाथ अब भी जगन के हाथ में था। बोली, फिर धन्यवाद, इसलिए कि आपने साथ बैठने योग्य समझा। लतिका जी। जी? आपका नाम लतिका नहीं, सोना होना चाहिए था। सचमुच आप प्योर गोल्ड है, 24 कैरेट गोल्ड। लतिका ने गिलास उठाया, कहा, ये जाम आपकी कद्रदानी के लिए। धन्यवाद। मुझे जगेश जी ने भेजा है। जाहिर है उन्हें शिकायत है कि आज भी आपने उन्हें आतिथ्य का अवसर नहीं दिया। ये तो हम मानते हैं कि जगेश निरपराध है, उन पर झूठे आरोप लगाए गए हैं, परंतु एक ही सांस में अपना जाम खाली करते हुए लतिका ने पूछा, परंतु? जी हाँ, ये हम मानते हैं कि हर राजनीतिज्ञ को अपने समर्थक रखना जरूरी है। जी? परंतु समर्थक इंसान होने चाहिए। गधों की ढीचू ढीचू करने वाली पार्टी पीछे रखने में कोई फ़ायदा नहीं है। मैं समझी नहीं। आपका नहीं, मिस्टर जगेश का समझना जरूरी है। माना कि वह इस युग के नवाब वाजिद अली शाह है। वाजिद अली शाह के साथ भी उनकी सैकड़ों रखेले लखनऊ से कलकत्ता गई थी। वफादारी अच्छी है, परंतु एक औरत है नीना, सिंचाई मंत्रालय में स्टेनो है। उसने एक गड़बड़ की और रंगे हाथों पकड़ी भी गई। यूँ विक्रमपुरी में पाँव रखते ही हमने जान लिया था कि जगेश जी निरपराध है, परंतु जिसे कहते हैं औपचारिक खोजबीन, वह तो हमें करनी ही होगी, वरना हमारे अफसर हमें चीर फाड़ कर चील कौवों को खिला देंगे। समझ रही है ना? जी। जगन ने फिर उसका जाम भरा और वह फिर एक ही सांस में पी गई। हम जगेश जी का आतिथ्य इसलिए स्वीकार नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें उन्हें निरपराध साबित करना है। समझी?
ज़रूरी है कि ये बात जगेश जी समझे और इससे भी ज़रूरी है कि वह अपनी गधा पार्टी को भी ये समझा दे। शादी क्या है? जी, स्त्री पुरुष का जोड़ा बनाया जाता है, इसे शादी कहते हैं। जी जी हाँ, परंतु घोड़ा, बैंड बाजा, डिनर वगैरह फालतू की बातें हैं। यानी ज़रूरी के साथ फालतू भी चलता है। सचमुच ये सब जगेश जी को समझना होगा। मैं समझाऊंगी। धन्यवाद। और 15 मिनट बीते अब, जबकि वो पूरी तरह रंग में थी। सर। यस मैडम। जरा अपना हाथ बढ़ाइए। जगन ने तुरंत अपना हाथ बढ़ा दिया। जगन के हाथ को दोनों हाथों में थामते हुए लतिका ने कहा, सर, या तो मुझे दुत्कार दीजिए या मित्र के नाते कुछ अधिकार दीजिए। यानी अगर दुत्कारा जाएगा तो अभी इसी क्षण चली जाऊंगी। अगर अधिकार मिलेगा तो? अधिकार मिलेगा? ओह, सचमुच मेरा भाग्य अच्छा है। मैं आपसे जगेश चंद्र की इज्जत मांगने आई हूँ। मिलेगी, परंतु एक शर्त के साथ। मैं 1000 शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। फिलहाल एक शर्त। फरमाइए। जगेश चंद्र गधा गाड़ी की सवारी नहीं करे। बेशक, वो वही करेगा जो आप चाहेंगे। अब उनकी कोठी पर सीआईडी की निगरानी नहीं है ना? जी नहीं, उन्होंने धन्यवाद भेजा है। धन्यवाद को तय करके उन्हें वापस कर दीजिएगा। उनसे कहिएगा कि मौज मजाक करने में कोई दिक्कत नहीं है, परंतु हर पालतू गधे अथवा गधी को अस्तबल में बंद रखे। वह इधर उधर ढेचू ढेचू करते न फिरे। ऐसा ही होगा। जगन ने उसके हाथों से अपना हाथ खींचते हुए कहा, बंदूक? यस सर। मैडम को इनकी कार तक विदा करके आओ। तनिक चकित सी वह बोली, यानी कमरे से निकाल देना चाहते हैं? मैडम। जी, जब ज़रूरत होगी आपको बुलाऊंगा। हुक्म होते ही मैं हाजिर हो जाऊंगी। अगर ज़रूरत होगी तो मैं खुद वहाँ आऊँगा, परंतु मैं नहीं चाहता कि कोई पान का गुलाम ये समझे कि मैं जगेश चंद्र को निर्दोष समझता हूँ। समझी? समझ तो ज़रूरी है और सावधानी भी। याद रखिए कि समझ और सावधानी हटी और दुर्घटना हुई। दरअसल फिद्दे मियाँ आ चुके थे, परंतु होटल के बाहर जगेश चंद्र की कार देखकर ठिठके और बड़ी सफाई के साथ गुम हो गए। जब बंदूक सिंह लतिका को विदा कर चुका तब बड़ी चतुरता से बंदूक सिंह के पीछे पीछे सीढ़ियाँ चढ़ी, और तब जबकि बंदूक सिंह कमरे का दरवाज़ा बंद कर रहा था, फिद्दे मियाँ ने कहा, मैं अंदर आ सकता हूँ? ओह चचा मियाँ, आइए, यही फैसला होना है। यानी फिद्दे मियाँ अंदर कमरे में आ गए। आइए आइए चचा मियाँ, जगन ने कहा, आपके बिना रात ऐसी लग रही थी जैसे ब्लैकआउट हो। हाँ, ब्लैकआउट है भी और रहेगा भी। जगमगाते चांद को मैंने कार में जाते देखा है। वो चांद नहीं था चाचा, वो तो गोबर गैस प्लांट था। तशरीफ़ रखिए। बैठते हुए फिद्दे मियाँ ने कहा, शुक्रिया, यूँ मैंने अपने आप को गलत समझा था। मानता हूँ कि एकदम सिलबट्टा हूँ। खैरियत? चचा आप लोग हैं, इसीलिए अपने आप को उल्लू का पट्ठा नहीं कह सकता। अलबत्ता 101% उल्लू हूँ। और चचा मियाँ, आपने तो एकदम कबूतर वाली गुटरगू शुरू कर दी। तकलीफ़ क्या है वो बताइए। लाश जगेश चंद्र की कोठी में नहीं है। एक पुश्तैनी माली जो अपने यहाँ हवलदार है, 5 और सिपाही, 5 पीडब्ल्यूडी के माली, यानी कुल 11 सारे दिन खुरपा और फावड़ा चलाते रहे। नतीजा ये कि जो उम्मीद बांध रखी थी गलत साबित हुई। कोठी के पीछे लाश नहीं है, यही बात साबित हुई, और यही बात आप लोगों ने कही थी, यानी आप चचा साबित हुए। बंदूक? जी साहब। चचा को समझाओ। जो हुक्म चचा मियाँ। मर गए साले चचा मियाँ। मर जाने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाथी देखा है? यानी हाथी बीमार हो सकता है। बेशक हो सकता है। हाथी मर सकता है, ज़रूर मर सकता है, लेकिन हाथी भैंस नहीं हो सकता, कुत्ता नहीं बन सकता, समझे? नहीं, चचा मियाँ बैलगाड़ी हो या तूफान मेल, रहेंगे चचा ही, भतीजे नहीं हो सकते। शुक्रिया, आप लोग शरीफ आदमी हैं, इसलिए।
जहाँ तक शराफत का ताल्लुक है उससे हम लोगों की दूर की रिश्तेदारी भी नहीं है। क्यों गुरु? ठीक कहते हो। सच कहने से ज़िंदगी में कितनी ही दिक्कतें हो सकती है, लेकिन मरने के बाद रूह भटकती नहीं। रूह को फरिश्ते बंसी दे देते हैं और रूह चैन की बंसी बजाती है। चचा मियाँ फरमाइए। मैंने कहा था ना कि लाश कोठी में दफन नहीं है, परंतु ये नहीं कहा था कि कुछ भी कोठी में दफन नहीं है। 11 कोठी के अंदर पहुँचे। जी हाँ, वो 11 लगातार कोठी के अंदर जाते रहे और 12वें आप कोठी के बाहर मंडराते रहे। जो हुक्म। जो मिले उसे झपट ले, कुछ न कुछ मिलेगा ज़रूर। चूहा, बिल्ली। जी हाँ, एक अजीब सी बात मालूम हुई। यानी? मेरे हवलदार ने कोठी के माली से परिचय बनाया। यूँ हवलदार भी पुश्तैनी माली है। देखकर ताज्जुब हुआ कि माली की पत्नी लगभग 12 तोले सोने के आभूषण पहने थी। ओह! हवलदार ने माली का मन टटोलने के लिए कहा। उसके 2 भाई पढ़े लिखे यानी बीए पास है और घर में बेकार बैठे हैं, तो माली ने तुरंत ही कहा वो दोनों की नौकरी लगवा देगा। एक शर्त होगी, दोनों लड़कों में से अगर कोई उसे पसंद आ गया तो उसकी साली से विवाह करना होगा। शाबाश! यानी यार खा तो रोजगार दफ्तर बने हुए हैं। जी हाँ, अपने हवलदार से कहिएगा कि उसे लगातार टटोलते रहे। जी बहुत अच्छा। जेब से डायरी निकालते हुए जगन ने पूछा, रोजगार दफ्तर का नाम क्या है? मनफूल सिंह। जगन ने नाम लिखकर डायरी जेब में रखते हुए कहा, बंदूक? जी, चचा मियाँ की खातिर। जी हाँ, एक शर्त पर। जगन मुस्कुराया। शर्त? कल शाम का खाना पीना मेरे घर रहेगा। शर्त? क्यों बंदूक? चचा बुलाएंगे तो सिर के बल जाएंगे। चाची के हाथ की चपाती मजा रहेगा। चचा? जी। हमारा बस चले तो हम दोनों तुम्हें जॉर्ज 10 बनाकर इंग्लैंड की राजगद्दी पर बैठा दे। मजबूरी यह है कि खुदा गंजे को नाखून नहीं देता। 12 बज चुके थे। सुबह ठीक 10 बजे से अब तक जगन मलखान सिंह के साथ रिकॉर्ड रूम में बैठा हुआ था। बंदूक सिंह को दूसरे मंत्रालय भेजा गया था मनफूल सिंह के बारे में जानकारी हासिल करने, और रिकॉर्ड रूम का काम समाप्त हुआ। जगन ने मलखान से हाथ मिलाया और सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। और नीना? वह भी 1 घंटे से वहीं बैठी थी। जगन से कुछ कहना चाहती थी, परंतु जगन ने रूखे स्वर में कहा, पहले ये काम निपटा लूँ, फिर आपसे बात करूँगा। अब जगन ने नीना की ओर देखा, मुस्कुराते हुए पूछा, अब फरमाइए। नीना आज सजी धजी नहीं थी। आज वह सफ़ेद साड़ी पहन कर आई थी। केवल माथे की बिंदी मात्र ही सुहाग चिन्ह था। उदास नीना ने दृष्टि उठाई। मुझे आज अपनी सीट पर नहीं बैठने दिया गया। क्यों? कहा गया कि आपसे लिखित रूप में ये चिट लूँ कि मेरे ऊपर कोई चार्ज नहीं है। बाबा रे, मंत्री जी ने यारों की पोजीशन इतनी ऊंची कर दी। ठीक भी है, वो मंत्री ही क्या जो फूक फूक कर कदम न रखे, परंतु सुना गया है कि सेक्रेटरी महोदय तो आपके शुभचिंतक है। उन्हें भी कारण बताओ नोटिस दिया गया है। पूछा गया है कि आदेश के बावजूद उन्होंने आपके साथ सहयोग क्यों नहीं किया। ओह अच्छा, आइए मिस्टर मलखान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जगन नीना को माननीय मंत्री जी के पास ले गया। कहा, श्रीमान, मैडम नीना पर कोई चार्ज नहीं है। मंत्री जी ने दृष्टि उठाई, मुस्कुराए और कहा, अच्छा, आप अपनी सीट पर जा सकती है। श्रीमान? कहिए। मुझे मंत्रालय सेक्रेटरी से भी कोई शिकायत नहीं है। ठीक। वैसे सेक्रेटरी महोदय को कारण बताओ नोटिस कार्यालय के अनुशासन के कारण दिया है। फिर भी मैंने अपनी ओर से बात साफ कर देनी ज़रूरी समझी। धन्यवाद। किसी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता हो तो मुझे अवश्य कहिएगा। जी, अवश्य कहूँगा। नमस्कार। नमस्कार। नीना जगन के साथ ही बाहर आई। धन्यवाद, वह बोली। धन्यवाद को मारिए गोली। ये बताइए कि आपके ऑफिस की कैंटीन कहाँ है? आइए कुछ चाय पानी हो जाए। और वो दोनों कैंटीन में जा पहुँचे। वहाँ जानबूझकर जगन ने बात आरंभ की। समझ में नहीं आता कि जगेश जी के सभी इतने खिलाफ क्यों है। मंत्री जी को देखा ना? उसके चेहरे पर फीकी सी मुस्कान फैली। वो बोली, मंत्री जी उसी दल के हैं जिस दल के जगेश चंद्र है। पार्टी की छवि धूमिल हुई है। मंत्री जी की सतर्कता स्वाभाविक है। सच कहती हूँ, मुझे खुशी होगी अगर आप जगेश चंद्र को बंद करा देंगे। चौंका जगन।
आप कह रही है कल तो कल आपको आपकी क्षमताओं को पहचाना नहीं था और एक ऐसी बात भी थी जिसे सोचना था। सोचने की बात? जी हाँ। कौन स्त्री छिनाल कहलाना पसंद करेगी? यानी ये बात आपने सोची? हाँ, और इस निश्चय पर पहुंची, छिनाल कहा लेना अनुचित नहीं होगा। अगर आप सफल हुए तो जाने कितनी अच्छी भली स्त्रियां छिनाल होने से बच जाएगी। करेला कड़वा होता है और करेले की बेल नीम चढ़ी हो तो वो पूंजीपति है, कितने ही कारखानों का मालिक है। ज़माना नया है ना, इसलिए उसे पर्दा लगाकर नाटक करना होता है। पुराना ज़माना होता तो सैकड़ों रखेले रखता। यानी आप मैडम नीना, आप ये कहना चाहती है कि बाबू सिंह? बेशक, उसकी हत्या की गई है। तब लाश कहाँ है? ज़रूर कहीं कोठी में ही दबी होगी। आपके ऐसे संदेह का कारण क्या है? कारण मैं स्वयं हूँ। पहली रात जब मैं उसके सम्मुख जाने को विवश हुई, तब मैंने अपने शील की रक्षा करनी चाहिए थी। जानते हैं उसने कुपित होकर क्या कहा था? कहा था कि कोई बचाने नहीं आएगा, फैसला करो कि जिंदगी चाहिए या मौत। लाश लॉन में दफना दी जाएगी और कोई जान भी नहीं पाएगा कि नीना नाम की स्टेनो कहाँ गई। वेटर चाय और नाश्ते का सामान रख गया। मैडम, विचारों में खोई सी नीना चौकी। शुभारंभ कीजिए। ओह, बात बाबू सिंह की ज़रूर है। वैसे और मामलों में वह अकेला ही दोषी नहीं है। अपना ही मामला लीजिए, जितना वह दोषी है उतनी ही आप भी है। चौकी नीना। सहज ढंग से जगन कहे जा रहा था, दुनिया को एक ही रंग के चश्मे से देखना चाहिए। रिकॉर्ड रूम की सूचना के अनुसार झाऊमल दमड़ीमल को 80 किलोमीटर लंबाई के 5 रजबाहे नहर की प्रशाखा खोदने, पुलिया आदि बनाने का ठेका दिया गया। ये फर्म एकदम नई थी और सिंचाई विभाग में इसी वर्ष पंजीकृत की गई थी। ठेका प्रचलित दरों से लगभग 2 गुने रेट पर दिया गया था। निश्चय ही ये ठेका प्रचारित भी हुआ। अन्य ठेकेदारों के टेंडर भी आए होंगे, परंतु इस प्रकार का कोई विवरण रिकॉर्ड में नहीं था। प्रातः लगभग 9 बजे कार एक भव्य कोठी में प्रविष्ट हुई। बाहर 2 बोर्ड लगे थे। पुराना बोर्ड था झाऊमल रईस और बैंकर्स। नया बोर्ड था झाऊमल दमड़ीमल सरकारी ठेकेदार। जैसे ही कार कोठी के प्रांगण में प्रविष्ट हुई, बाहरी दरवाजे पर बैठा राइफलधारी अधेड़ दरबान चिखा, रुको, एकदम रुक जाओ। बंदूक सिंह कार ड्राइव कर रहा था। जगन उसके निकट बैठा था। जगन मौन बैठा रहा। बंदूक सिंह ने कार रोकी और नीचे उतरा। कहाँ जाते हो? सहज ढंग से बंदूक सिंह ने कहा, अंदर जाते हैं। क्यों? श्री झाऊमल जी के दर्शन करने हैं। वो किसी को दर्शन नहीं देते। कार बाहर निकालो। न निकाले तो? राइफल नहीं देख रहे हो? दरबान का इतना कहना था कि बंदूक सिंह उस पर बाज की तरह झपटा और दरबान को हतप्रभ करते हुए उससे राइफल झटक ली। साथ ही उसे इतनी जोर से धकेला कि वह पीछे की ओर गिरा। उसके गिरने की चिंता किए बिना बंदूक सिंह इत्मीनान से कार की ओर बढ़ा और जब तक दरबान उठकर दौड़ता हुआ आया, कार तेजी से दौड़ पड़ी। आगे आगे कार, पीछे पीछे दरबान। कार पोर्टिको में जाकर रुकी। मालिक, मालिक, हमारी राइफल छीन ली, राइफल छीन ली। वह लगातार चीखता हुआ दौड़ रहा था। एक व्यक्ति प्रकट हुआ। सफ़ेद झकाझक मलमल का कुर्ता, खूब सफ़ेदी की चमकार जैसी धोती, आंखें धुरता से पूर्ण, अधेड़ उम्र, काला रंग, चेहरा किसी हद तक भौंडा। क्या है? यानी कि आप लोगों ने दरबान की राइफल क्यों छीनी है? समझ क्या रखा है? मैं तुम जैसे को जेल भिजवा सकता हूँ। जी हाँ, जगन बोला। जेल नहीं हुई, आपके पूज्य पिताश्री दमड़ीमल की धर्मशाला हो गई। चाहे जिसको आप जेल भिजवा सकते हैं। संभालिए अपनी राइफल। राइफल आपके दरबान से इसलिए छीनी है कि बंदर के हाथ में उस तरह होने से वह अपनी ही गर्दन काट सकता है। इससे इसी तरह राइफल कोई डाकू भी छीन कर ले जा सकता है और नतीजा क्या होगा? डकैती डाकू डालेगा और नाम होगा झाऊमल जी आपका। बात का प्रभाव पड़ा। बंदूक सिंह ने राइफल झाऊमल को थमाई तो उसने दरबान को नहीं दी। गुस्सैल स्वर में दरबान से कहा, जाओ लाठी लेकर दरवाजे पर बैठो। बेचारा दरबान। जब दरबान चला गया तो झाऊमल ने जगन की ओर दृष्टि उठाई। क्या कहना है?
कहना तो बहुत कुछ है, परंतु यहाँ आप विक्रमपुरी के इतने बड़े रईस और हम भले घरानों के लड़के बैठकर ही कुछ कह सकते हैं। दोनों को घूरते हुए झावमल ने कहा, आओ। विशाल काय ड्राइंग रूम, कीमती गलीचे बिछे हुए, बहुत बढ़िया तख्त, उस पर एकदम सफ़ेद चांदनी जैसा बिछावन, गाँव तकिए, बीचों बीच झावमल बैठ गया। राइफल अब भी वह हाथों में लिए था। तख्त के दोनों किनारों पर जगन और बंदूक सिंह बैठे। विक्रमपुरी में एक विधवा आश्रम बनाने की योजना है, जगत ने बात छेड़ी। तो मैं क्या करूं? रूखा जवाब दिया झावमल ने। जो भी करना है आप लोगों को ही करना है। क्या मतलब? मतलब ये कि लाखों रुपए की योजना है। आजकल जैसी महंगाई चल रही है उसके कारण नौकरी पेशा आदमी की जेब तो हर समय ही खाली रहती है। रही छोटे व्यापारियों की बात, उनका कहना है कि वो तो बस मर ही रहे हैं, साहस ज़रूर बाकी है। सचमुच बेचारे। ग्राहक उनसे कहते हैं कि वो लुटेरे हैं, सरकार कहती है कि लुटिया चोट्टे है। माल बड़े व्यापारी और कंपनियां काट रही है और उन बेचारों को चरखा चलाना पड़ रहा है, यानी नौकरी पेशा छोटे व्यापारी। इनके यहाँ विधवा तो है, परंतु विधवा आश्रम बनाने के लिए रुपया नहीं है। आज का ज़माना ये है कि जो पोल में घुसा हुआ है वही ताक दिनादिन बज रहा है। इसीलिए सोचा ये है कि विधवा आश्रम बनाने के लिए ऐसे ही लोगों से रुपया लेंगे। इन्होंने माल कमाया नहीं है, खींचा है। मैं समझ नहीं रहा हूँ। समझाने का जिम्मा हमारा है। जैसे जगेश चंद्र जी है, उन्होंने 30,000 रुपया दिया है। झावमल ने दोनों को चौकन्नी दृष्टि से देखा, राइफल और मजबूती से पकड़ ली। कहा, मैं 1 पैसा भी नहीं दूंगा। ऐसा? अब तुम लोग जा सकते हो। झावमल जी, ऐसे गटकटों को मैं रोज़ देखता हूँ। हम जैसों को आप पहली बार ही देख रहे हैं। मेरे पास बकझक के लिए फिजूल टाइम नहीं है, परंतु हमारे पास खूब टाइम है। जानते हैं झावमल जी, योग्य वैद्य सिर्फ नब्ज पकड़कर बहुत से रोग बता देते हैं। आप लोग जाएंगे या नहीं? आप कहेंगे तो चले ही जाएंगे, इसके बाद आप ढूंढते फिरेंगे और हम नहीं मिलेंगे। झावमल उठकर खड़ा हो गया। अब सिंचाई विभाग के ठेके की ही बात लीजिए। झावमल चौंका, पुनः बैठते हुए बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? आप उर्दू शायरी पढ़ते या सुनते हैं ना? इस तरह बन बिलाप किसी आंखों से घूर कर मत देखिए। दरअसल हमारा मतलब उर्दू शायरी में छुपा है। वह इस तरह है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। जगेश चंद्र आसानी से अकेले डूबने वाले नहीं हैं, जाने कितनों को साथ लेकर डूबेंगे। एकाएक झावमल विनम्र हुआ। हाथों की राइफल एक ओर रखते हुए उसने कहा, आदमी आप लोग खूब मजाकिया है। खैर मुझे तो पहचान ही गए हैं, मेरा नाम झावमल है। आपका शुभ नाम जान सकता हूँ? नाम में क्या रखा है? मेरा नाम जगन है। कहाँ मैं जगन, कहाँ पुरी के जगन्नाथ भगवान। इनका नाम है बंदूक सिंह। रॉकेट बमों के ज़माने में बंदूक या राइफल की क्या बिसात। सावधान होकर गांव तकिए का सहारा छोड़ते हुए वो बोला, आप यानी आप दोनों नई दिल्ली से आए हैं? जी हाँ, हमारी बदकिस्मती हमें नई दिल्ली से विक्रमपुरी ले आई है। समझ गया, आप दोनों दिल्ली के खुफिया है। समझ गए, बिल्कुल समझ गया। कहिए क्या पियेंगे? दूध, चाय, शरबत? झावमल जी, बिना खातिर किए नहीं छोड़ूंगा। दूध, चाय या शरबत से बात बनने वाली नहीं है। कुछ पिया तो ज़रूर जाएगा, लेकिन मौके और किस्मत की बात है। कौन जाने हम दोनों आपको घोल कर पी जाए, और ये भी हो सकता है कि आप हम दोनों को दही बनाकर चाट जाए। अजी आप भी कैसी बातें करते हैं। जबरन घबराहट भरी हंसी हंसने का असफल प्रयास करते हुए झावमल बोला, हुक्म दीजिए, जिस प्रकार की सेवा चाहेंगे मैं हाजिर हूँ। सच कह रहे हैं? बिल्कुल सच, 1 किलो से भी 1 मिलीग्राम ज़्यादा सच। तो बाबू सिंह कहाँ है? चौंका झावमल, कौन बाबू सिंह? क्या खूब, आप ये जानते हैं कि हम नई दिल्ली से आए हैं। आप ये जानते हैं कि हम दिल्ली के खुफिया हैं, और ये नहीं जानते कि हम यहाँ आए क्यों हैं। जी हाँ। कैंची और उस तरह साथ लाए हैं? जी।
जाने कितनों की हजामत होगी, जाने कितनों का मुंडन होगा, समझ रहे हैं ना। लेकिन बाबू सिंह कौन है? अच्छा, यानी उस औरत का आदमी जिसको गायब करने का इल्ज़ाम जगेश पर है। यानी समझ गए। जी हाँ, ये तो समझा, पर बाबू सिंह का मुझसे क्या सरोकार? आप मेरी बात सुनिए और सोचिए। फरमाइए। जाने कितनी पीढ़ी से हमारे खानदान में लेन देन का कारोबार है। मानता हूँ कि कोई 5 रुपए ले तो चक्रवृद्धि ब्याज के कारण उस पर 5,000 भी बन जाते हैं, परंतु जो 5 लेता नहीं उस पर ब्याज बनेगा कैसे? मैं उस आदमी को नहीं जानता, उस औरत को भी नहीं जानता जिसके कारण घपला है। आप जगेश चंद्र को जानते हैं? जी हाँ, लेन देन आपका खानदानी काम है, ठेकेदारी नया बिजनेस है। बिल्कुल ठीक। आपको प्रचलित दर से लगभग 2 गुनी दर पर ठेका मिला। हाँ, कुछ ज़्यादा दर पर ही मिला। क्यों? इसलिए कि चुनाव में जगेश चंद्र का साथ दिया। इसका मतलब? दुनिया का चलन है, इस हाथ ले उस हाथ दे। जगेश चंद्र के कितने ही कारखाने हैं, वो खाली हाथ राजनीति नहीं करते। जानता हूँ। वह आपके पास चुनाव के लिए चंदा मांगने नहीं आ सकते और उनके लिए नारे लगाने और जुलूस निकालने आप नहीं जा सकते। ठीक बात है, तब आपने चुनाव में उनका साथ कैसे दिया? कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है। चुनाव हुए थे पिछले साल मार्च में। मार्च अप्रैल जगेश चंद्र के लिए सरसों की खरीद का समय होता है। चांदी लगाओ और सोना बनाओ, इसलिए वो तंगी में था। चुनाव के लिए सारा रुपया मैंने दिया, बिना ब्याज के। अनायास ही जगन उठकर खड़ा हो गया, साथ ही बंदूक सिंह भी उठ खड़ा। सुनिए झाऊमल जी, हम बच्चे नहीं हैं कि आप हमें झुनझुना बजाकर बहला दे। जब चुनाव हुए तो यह कतई उम्मीद नहीं थी कि वह मंत्री बनकर आपका ब्याज ठेके के रूप में चुका देंगे। मैं मानता हूँ, परंतु मेरा और जगेश का दोस्ताना है। ठीक कहते हैं, दोस्त दूसरे दोस्त के करतब न जाने, ये मुमकिन नहीं है। बाबू सिंह कहा है, वो है या नहीं है यह आपको बताना पड़ेगा। मैं कल फिर आऊँगा। अगर सच्चाई नहीं बताएंगे तो फिर मजबूर होकर आपको बंद करना पड़ेगा। रईसी, ठेकेदारी, सभी का मूल 2 कौड़ी का होकर रह जाएगा। कल तक सोच लीजिएगा। आओ बंदूक। सुनिए तो। वो उनके पीछे लपका। कल। बिना मुड़े ही जगन ने उत्तर दिया, और जब तक झाऊमल कार के निकट पहुंचा, कार चल पड़ी थी। ठीक तभी जबकि जगन और बंदूक सिंह झाऊमल के साथ सत्संग कर रहे थे, विक्रमपुरी से 12 किलोमीटर दूर राजापुरी कस्बे के निकट, रेलवे लाइन के एक ओर राजापुरी कस्बा, शुगर मिल और डिस्टिलरी, दूसरी ओर दूर तक फैले हुए गन्ने के खेतों के बीच लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर राजापुरी किले की जर्जर दीवार, जो अपने खंडरों में इतिहास की जाने कितनी घटनाएं समेटे थी। रेलवे स्टेशन से कुछ दूर आउटर सिग्नल के निकट रेल की पटरी पर बैठे 5 व्यक्ति, एक अधेड़ आयु का बलिष्ठ व्यक्ति, 4 युवक। अधेड़ आयु का व्यक्ति कह रहा था, चारों को 1,000 रुपया पेशगी मिलेगा, काम हो जाने पर कुछ और मिलेगा। किसी को ऐतराज़ तो नहीं है? एक युवक बोला, मुझे ऐतराज़ है। बोलो। काम इतना आसान नहीं है जितना समझा जा रहा है। उन्हें होटल से जीते जागते उठा लाना हंसी खेल नहीं है। अधेड़ व्यक्ति ने झुंझलाहट से उस व्यक्ति की ओर देखा। इसका मतलब ये हुआ श्याम सिंह कि तुम डरते हो? अब बेकार की बात कर रहे हैं दादा। वो युवक जिसे श्याम सिंह कहकर संबोधित किया गया था तनिक भी विचलित नहीं था। बोला, धीरज से सोच कर देखो, आखिर हम बेरंग भाग कर आना पड़ा कि नहीं? क्यों? इसलिए कि औरत को खत्म करने का नहीं, उठा कर लाने का सवाल था। अगर खत्म करने की बात होती तो हमें नाकामयाबी का मुंह नहीं देखना पड़ता, जबकि तब एक औरत को उठाकर लाना था, अब 2 आदमियों को उठाकर लाना है। आदमी भी मामूली नहीं, जासूस है। होटल जैसी भरी पूरी जगह से उन्हें उठाकर लाना हंसी खेल नहीं है। अभी तक राजू का घाव अच्छा नहीं हुआ है, वो मर भी सकता है। उसे मिला क्या है? कुल 1,000 रुपये। इलाज के लिए एक पैसा भी नहीं मिला। 1,000 से ज़्यादा इलाज में खर्च हो चुका है, और उस बेचारे की हालत इतनी ख़राब हो गई है कि अगर घाव से नहीं भरा तो भूख से मर जाएगा। ये बात तुमने मुझसे पहली बार कही है। तब के बाद आज ही तो मिले हो दादा। उसे 1,000 रुपया और दे दिया जाएगा। सचमुच?
आपकी उस गरीब पर बड़ी कृपा होगी। अब आगे की बात करो। मैं समझता हूँ कि ये काम नामुमकिन है, एक दूसरा युवक बोला। दादा मैं कुछ कहूँ? कहो। आप मानते हैं ना कि वो दोनों शहर के सबसे बढ़िया होटल में टिके हैं? तो तरकीब बताओ। उन लोगों के पास अपनी कार है, जानता हूँ। अगर उन्हें ख़त्म करने की बात होती तो काम बहुत आसान था। कहीं भी ट्रक से टक्कर मार उन्हें कार समेत जहन्नुम भेजा जा सकता था। जो करना है उसी की बात करो। उन्हें तरकीब से पैदल होटल के बाहर तक लाया जाए। बाहर उन्हें हम किसी तरकीब से अपनी कार में बैठा ले तो काम बहुत आसानी से हो सकता है। उन्हें होटल से बाहर लाने की तरकीब क्या है? टोली में हम चारों के अतिरिक्त एक और शामिल हो। कौन? प्यारी? जिसे दादा कहकर संबोधित किया जा रहा था वह अधेड़ व्यक्ति नाम सुनकर तनिक चौंका और वह युवक कह रहा था, प्यारी खूबसूरत है, जवान है, उसे एक ड्रामा करने को कहा जाएगा और उसी ड्रामे को खेल कर वह उन्हें बाहर तक ले आएगी और हमारा काम आसानी से हो जाएगा। जीवन, कथित दादा ने दूसरे युवक को नाम से संबोधित किया। जी, मुझे विश्वास नहीं है कि प्यारी मेरे कहने से मान जाएगी। आपकी तो बड़ी बात है, जहाँ तक मानने का सवाल है वह मेरे कहने से भी मान जाएगी। ठीक है, मुझे ऐतराज़ नहीं है, मना लो। मना तो लूँगा, परंतु क्या? शायद 1,000 में वो नहीं मानेगी। काम होने पर उसे 1,000 और देने का वायदा किया जा सकता है। वह 2,000 में भी नहीं मानेगी। तब मजबूरी है, मैंने नोट छापने की मशीन नहीं लगा रखी है। शायद 5,000 में मान जाए। 5,000 बहुत होते हैं। काम छोटा नहीं है दादा। सीधी काम की बात करो। गाड़ी आने वाली है, मुझे इसी गाड़ी से वापस विक्रमपुरी पहुंचना है। मैंने सीधी और काम की ही बात कही है। फैसला आपको करना है, यानी 9,000 पेशगी। कथित दादा उठकर खड़ा हो गया। उसके साथ ही चारों युवक भी उठे। वो बिना कुछ कहे स्टेशन की ओर चल पड़ा। चारों उसके पीछे पीछे चले। पूरे रास्ते मौन छाया रहा। राजापुरी का छोटा सा रेलवे स्टेशन। सचमुच ट्रेन आने का समय हो गया था। जीवन गया और विक्रमपुरी का एक टिकट लाकर दादा को थमा दिया और हाफता कराता सा भाप से चलने वाला इंजन ट्रेन को खींचता हुआ प्लेटफॉर्म पर ले आया। अब दादा ने मौन तोड़ा। जीवन जी, प्यारी को तुरंत जाकर तय कर लो। जी बहुत अच्छा, परंतु एकदम पूरे 5,000 मत कह देना, धीरे धीरे आगे बढ़ना, समझे? जी हाँ, समझा। मामला तय होते ही फौरन आ जाओ। समझ लीजिए कि हम 2 घंटे बाद पहुंच रहे हैं। दादा आगे बढ़ा। श्याम सिंह ने आगे बढ़कर कहा, मुझसे नाराज़ है दादा? नहीं, परेशान ज़रूर हूँ, परंतु नाराज़ किसी से नहीं हूँ। आज ही राजू के लिए 1,000 रुपया भी दे दूँगा। और दादा ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन चल दी और पुनः रेलवे लाइन के साथ साथ चलते हुए श्याम सिंह ने मौन तोड़ा। कैसा मजाक है, जान हथेली पर रखने की कीमत सिर्फ 1,000 रुपया। बेकारी को कोई क्या करे? जीवन ने उत्तर दिया, गरीबी के कारण जवान मर्द अपराधी बनते हैं और जवान औरतें वेश्या। ये बात तो समझ में आती है, परंतु जान जब दाव पर लगानी ही है तो किराए के अपराधी क्यों बने? क्यों न जाने पहचाने लोगों के यहाँ ही 3-4 डकैतियाँ डालकर किस्सा खत्म कर दिया जाए। जिंदा रहते खर्चने के लिए खूब पैसा होगा, मर गए तो इस कमीनगी की ज़िंदगी से छुट्टी हो जाएगी। बिना गुरु की विद्या नहीं आती। जानते हो, हम लोग जेल में न होकर बाहर छुट्टे घूम रहे हैं। क्यों? इसलिए कि गुरु लोगों का हाथ सिर पर है। ऐसी तैसी गुरु लोगों की कह देना आसान है। डकैत गिरोह भी गुरु लोगों की कृपा से ही चलते हैं। फिर कुछ क्षण का मौन। शुगर मिल पीछे छूट गई थी, अब रेलवे लाइन के एक किनारे पर बसी थी। आओ सभी प्यारी के पास चले, उससे सभी के सामने खुली बात होनी चाहिए। किसी ने विरोध नहीं किया। रेलवे लाइन से उतरकर सभी बस्ती की ओर बढ़े।